वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को विस्तार से पढ़ा और समझा था दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको न केवल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां पता चलेंगी, बल्कि यह भी समझने को मिलेगा कि उस अधिनियम के लागू होने के बाद कौन कौन सी प्रशासनिक और न्यायिक समस्याएं उत्पन्न हुई। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि ब्रिटिश संसद ने 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से उन कमियों और समस्याओं को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम इस चैनल में यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं, इसलिए यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। तो अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया पहला महत्वपूर्ण कानून था दोस्तों। परंतु इस अधिनियम के लागू होने के बाद बंगाल में अनेक व्यवहारिक, प्रशासनिक और न्यायिक समस्याएं उत्पन्न हुई। विशेष रूप से गवर्नर जनरल इन काउंसिल और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न होने लगे। इन्हीं कुछ कमियों और विवादों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया दोस्तों, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 तथा डिक्लेरेटरी एक्ट या फिर बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू परिषद में गवर्नर जनरल के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय की कई शक्तियों को कम किया गया, क्योंकि इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को सीमित करके गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था दोस्तों। दरअसल 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच लगातार संघर्ष उत्पन्न होने लगे थे। कोर्ट ने अपने अधिकारों का व्यापक अर्थ लगाया और उसे बढ़ चढ़कर बताया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आने लगी। सुप्रीम कोर्ट कई बार प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप भी करने लगा था दोस्तों, जिससे शासन चलाने में काफी कठिनाई आने लगी थी। राजस्व वसूली, प्रशासनिक आदेशों तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्यों पर भी न्यायालय दखल देने लगा था। परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था में भ्रम और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच बार बार टकराव देखने को मिल रही थी दोस्तों, और 1778 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच ये रस्साकसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि गवर्नर जनरल और कंपनी के अधिकारियों के लिए भारत का प्रशासन चलाना काफी कठिन हो गया था। इसलिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इन समस्याओं की सूचना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विषय को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत का प्रशासन सुचारू रूप से चलाना तथा इसमें कुछ भी काम कर पाना बहुत ही मुश्किल और कठिन हो गया है। इस समस्या को सुलझाने और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था टॉचेट कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर ही ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी डिक्लेरेटरी एक्ट या फिर जिसे हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, ये पारित किया दोस्तों। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना तथा प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करके उन्हें स्पष्ट रूप से डिफाइन और डिवाइड करके सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच हो रहे टकराव को समाप्त करना था दोस्तों। आइए अब समझते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के प्रमुख प्रावधानों को। इसका पहला प्रावधान था दोस्तों, गवर्नर जनरल एवं परिषद को संरक्षण या राहत देना। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उनके सरकारी आधिकारिक कार्यों अर्थात पद के अधिकार से किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के सीधे तथा अनावश्यक हस्तक्षेप से राहत दी गई। प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों के लिए उन्हें बार बार न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी ठहराने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई, जिससे शासन कार्य सुचारू रूप से चल सके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट न होने के कारण न्यायालय कई बार प्रशासनिक आदेशों, सरकारी निर्णयों तथा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा था दोस्तों। इससे शासन संचालन में बाधाएं उत्पन्न होती थी, निर्णय लेने में विलंब होता था तथा प्रशासनिक टकराव की स्थिति भी बन जाती थी। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने
यह व्यवस्था की कि प्रशासनिक कार्यों और सरकारी निर्णयों के लिए गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को बार बार न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी न ठहराया जाए, जिससे शासन कार्य अधिक सुचारू, प्रभावी और व्यवस्थित रूप से चल सके। इसका दूसरा प्रावधान था दोस्तों, कंपनी अधिकारियों को संरक्षण या राहत देना। जिस तरह गवर्नर जनरल एवं परिषद को संरक्षण या राहत मिली, उसी प्रकार इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सरकारी अथवा आधिकारिक कार्यों के संबंध में कुछ सीमा तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के हस्तक्षेप एवं अधिकार क्षेत्र से राहत दी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा कम हुई। अर्थात इस कानून ने कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह सीधे कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हैसियत से की हो। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कंपनी के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे, जिससे वे एक प्रकार से गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के दोहरे नियंत्रण में आ गए थे। परिणाम स्वरूप अनेक अधिकारी अपने प्रशासनिक निर्णयों और सरकारी कार्यों के कारण बार बार न्यायालयीय विवादों में उलझ जाते थे, जिससे शासन व्यवस्था प्रभावित होती थी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों पर हर मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में बाधाएं कम हुई, अधिकारियों को निर्णय लेने में सुविधा मिली तथा शासन व्यवस्था अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सकी। इसका तीसरा प्रावधान था दोस्तों, राजस्व मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप समाप्त करना। इस एक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि रेवेन्यू से जुड़े सारे मामले, चाहे वो भूमि कर हो, लगान वसूली हो या राजस्व से संबंधित कोई भी मामला हो, उन किसी भी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात यह सारे मामले गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल ही हैंडल करेंगे। अर्थात भूमि कर, लगान वसूली तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अधिकार क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया तथा इनका नियंत्रण गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधीन रखा गया तथा यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट राजस्व प्रशासन और कर वसूली से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था दोस्तों, जिससे कंपनी की आय व्यवस्था प्रभावित होती थी और प्रशासनिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती थीं। लगान वसूली, भू राजस्व निर्धारण तथा राजस्व अधिकारियों के कार्यों पर न्यायालयीय दखल के कारण शासन व्यवस्था में भ्रम और टकराव की स्थिति बनने लगी थी। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्व से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और इन विषयों का संचालन गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा ही किया जाएगा। इससे राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया सुचारू हुई, प्रशासनिक अवरोध कम हुए तथा कंपनी की आय व्यवस्था अधिक स्थिर बन सकी दोस्तों। इसका चौथा प्रावधान था दोस्तों, वो है अपीली व्यवस्था स्पष्ट करना। इस अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अपीली क्षेत्राधिकार को सीमित एवं न्यायिक अपील की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों से आने वाले मामलों की अपीलें सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में नहीं जाएगी, बल्कि पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अर्थात प्रांतीय न्यायालयों से आने वाले अपीलों की सुनवाई का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को विशेष रूप से सिविल मामलों में उच्च अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। इस समय भारत में अपील का उच्च स्तर गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, लेकिन अंतिम न्याय का द्वार लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक खुला रहता था। साथ ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और प्रशासनिक परिषदों के लिए नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई दोस्तों। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद अपीलों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक टकराव उत्पन्न होते थे। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने इस अस्पष्टता को दूर किया और यह व्यवस्था की कि प्रांतों की निचली अदालतों के मामलों की अपील का निपटारा कार्यपालिका से जुड़ी सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा किया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक संगठित और व्यवस्थित हुई, सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के बीच टकराव कम हुए, मामलों के निस्तारण में स्पष्टता आई और सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक भार भी कम हुआ दोस्तों। इसका पांचवा प्रावधान था दोस्तों, भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का सम्मान करवाना।
इस एक्ट ने न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय तथा सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत तथा भारतीयों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया। अर्थात इस एक्ट के तहत लोगों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों तथा उनमें निहित भावनाओं का सम्मान किया जाना था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में उनके अपने धर्म और परंपराओं के अनुसार निर्णय दिए जाएं। यानी हिंदुओं के मामलों में हिंदू कानून लागू होगा और मुसलमानों के मामलों में मुस्लिम कानून लागू होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था कि भारतीयों के निजी मामलों जैसे विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति बंटवारा, पारिवारिक विवाद, धार्मिक प्रथाएं आदि में कौन सा कानून लागू होगा। परिणाम स्वरूप कई बार अंग्रेज न्यायाधीश अंग्रेजी कानून या अपनी समझ के अनुसार निर्णय देने लगे थे, जिससे भारतीय समाज में असंतोष पैदा हुआ। हिंदू और मुसलमान समुदायों की अपनी अलग धार्मिक एवं पारंपरिक विधि व्यवस्था थी, परंतु उसका पर्याप्त सम्मान नहीं हो रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने स्पष्ट किया कि हिंदुओं के व्यक्तिगत मामलों में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों में मुस्लिम कानून लागू किया जाएगा। इससे न्यायिक व्यवस्था अधिक व्यवहारिक बनी और भारतीय सामाजिक धार्मिक परंपराओं को मान्यता मिली। इसका छठवां प्रावधान था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट और सीमित करना। इस अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट एवं सीमित किया गया। इसने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इसे मुख्यतः कलकत्ता नगर और वहां के निवासियों तक सीमित किया, न कि पूरे बंगाल पर। इससे पूरा बंगाल में न्यायालय के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लग गई दोस्तों। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद यह विवाद उत्पन्न हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल कलकत्ता नगर तक सीमित है या पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक विस्तृत है। इसी अस्पष्टता के कारण न्यायालय कई बार प्रांतों के प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था दोस्तों, जिससे कंपनी प्रशासन और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ने लगा था। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार मुख्यतः कलकत्ता नगर के निवासियों तथा उसके निर्धारित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा, न कि पूरे बंगाल पर। इससे प्रांतीय क्षेत्रों में न्यायालय के अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगी, अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट हुई और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बन सकी। इसका सातवां प्रावधान था दोस्तों, कानून या विधि निर्माण की शक्तियां स्पष्ट करना। कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए नियम एवं विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कलकत्ता स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार अर्थात गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों के प्रशासन हेतु कानून, नियम और विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद इस विषय में कई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी दोस्तों कि प्रशासनिक नियम बनाने की वास्तविक शक्ति किसके पास है। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने इस शक्ति को स्पष्ट करते हुए यह सुनिश्चित किया कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, प्रशासनिक निर्णय समय पर लिया जा सके और इन प्रांतों में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु समय समय पर आवश्यक नियम बनाए जा सके। तो ये थे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कुछ प्रमुख प्रावधान दोस्तों। अब बात करते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कुछ महत्वों के बारे में। तो देखो दोस्तों, यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने की दिशा में पहला बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार था। इससे प्रशासनिक टकराव कम हुआ, अर्थात इससे गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे संघर्षों में कमी आई और ब्रिटिश शासन व्यवस्था अधिक स्थिर और संगठित हुई। मोटे तौर पर बात किया जाए तो इस एक्ट में मुख्य रूप से गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को फेवर किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। इस एक्ट ने कुछ मामलों में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर बना दिया था। इस प्रकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों, जिसने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट की तथा शासन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया। हालांकि इससे भी यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से भी सभी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, जैसे गवर्नर जनरल और काउंसिल में लगातार टकराव का होना, प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण अस्पष्ट होना, भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान कम होना इत्यादि। 1781 के सुधारों के बाद भी कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सीमित था दोस्तों।
ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण होना अभी भी आवश्यक और बाकी था। इसलिए इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु ब्रिटिश संसद ने आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया, जिसे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।